अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो दूसरे धड़े हैं, जो पार्टीज, जो ग्रुप्स अलग हो चुके थे, उनको यूनाइट करें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। इस हवाले से वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी मुलाकातें कर चुके हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप से भी मुलाकात कर चुके हैं और पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकातें कर चुके हैं। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एमक्यूएम के तमाम ग्रुप्स को मिलाया जा रहा है। उनका इशारा है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको यूनाइट कर रही है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा आज फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो कि कन्वीनर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि जो एग्रीमेंट किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है और उन्होंने आज ये कहा है कि जो बल्दियाती इंतखाबात कराची में होने हैं, अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वो हम इत्तेहाद में रह के, हुकूमती इत्तेहाद में रह के लड़ेंगे या हुकूमती इत्तेहाद से अलग होकर लड़ेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने। कामरान साहब, अब पिछले चंद दिनों बल्कि कुछ हफ्तों से आप कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम के तमाम जो धड़े हैं उनको एक कर दिया जाए, ये एक हो जाए। ये कोशिशें पहले भी हुई हैं, इस मरतबा ये कोशिश आप कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँची आपकी काविशें? क्या हतमी तौर पर ऐलान बहुत करीब है कि धड़े एक हो जाएंगे या अभी भी कुछ पेचीदगियाँ और मसाइल हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, कोशिश ही की गई है और की जा रही है, क्योंकि मजबूर तो हम किसी को भी नहीं कर सकते कि आज ही फ़ैसला कर लें या कल कर लें। सारे भाइयों के साथ भाइयों की तरह बात की है और कराची के तमाम मसाइल को वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मैंने भी उनके सामने वही सारी बातें रखी हैं जो मसाइल हैं और सभी ने इस बात के ऊपर हामी भरी है कि वाकई इस बार जो वक्त है और जो मसाइल हैं उसमें वक्त का तकाज़ा है और शहरियों की और शहर की भलाई में ये बात सभी को समझ आ रही है कि हमें अब एक होकर इस शहर की खिदमत करनी है। एक दूसरे को ठीक नहीं करना, बल्कि इस शहर को ठीक करना है, जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं या रोशनियों का शहर था, जो अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अनकरीब ही सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि सबको एक होना पड़ेगा। सही। तो इसमें अब कुछ रुकावट है या तमाम जो फैक्शंस हैं एमक्यूएम के वो इत्तेफाक कर गए हैं कि हमने यूनाइट होना है? और फॉर्मूला भी क्या तय है कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक मदर पार्टी होगी, उसमें तमाम ग्रुप्स आके ज्वाइन करेंगे, ना कि कोई नई पार्टी और नया झंडा होगा? जी नहीं, बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान ही रहेगी और होगी, जिसका निशान पतंग है और जिसके सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी दोस्त मिले, मुस्तफ़ा भाई भी और फारूक सत्तार भाई भी, उन सब की यही ख्वाहिश है और वो सब तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर एज ए कारकुन इस एमक्यूएम पाकिस्तान में काम करें और लोगों की खिदमत करें। तो जज्बा मुस्तफ़ा भाई का और फारूक सत्तार भाई का कराची शहर को लेके बहुत, जिसे मैं कहता हूँ, कदर की निगाह से देखे जाने वाला है। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी इसी सोच के साथ कि सबको इज़्ज़त देनी है और इज़्ज़त के साथ सबको अपने अपने मकाम पर रख कर, लेकिन सिर्फ़ वजह एक ही है कि ये शहर कराची गरीब हो गया है और रोशनियाँ तो मद्धम हो ही गई, लेकिन लोगों के घरों में चूल्हा भी नहीं जल रहा और बिजली, पानी, गैस तो दूर किनार, अब तो जनाजे उठ रहे हैं घरों में। तो मुझे ये बताएं कामरान साहब कि तालिब इल्म ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, ये मुलाकातें पीएसपी के साथ हों, एमक्यूएम के साथ हों, फारूक सत्तार के साथ हों, ये आप ही कर रहे हैं या ये आपस में भी मिल बैठे हैं, आपस में भी इन्होंने डिस्कस किया है? जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होगा,
हर कोई अपना एक रोल चाहेगा कि मुझे पता हो कि क्या ओहदा मिलेगा, क्या रोल मिलेगा। ये आपस में मिलके बैठे हैं या आप ही मिल रहे हैं अलग अलग इनसे? अभी तक तो मैं ही मिला हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आइंदा 2-3 रोज़ में आपस में भी मिलेंगे और एक दूसरे को दावतनामे भी देंगे कराची के मसाइल के। और मैं समझता हूँ उसके बाद सबको एक साथ मसले हल करने हैं। तो आपस का इतना इशू नहीं है जितना मसलों का और कराची के मसाइल का इशू है। और ये वो आखिरी वक्त है, अगर इसमें भी एक नहीं हुए और कराची को और कराची के मसलों को और पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर इस वक्त माशी हालात हैं जी, अगर उसको समझा नहीं तो शायद देर हो जाएगी। लेकिन कामरान साहब, आप भी ये कह चुके हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो कन्वीनर होंगे, पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान होगी। वसीम अख्तर साहब ने ये कहा, ख्वाजा आज़ाद साहब ने कहा कि मदर पार्टी एमक्यूएम ही होगी, जिसने ज्वाइन करना है वो आके ज्वाइन करे। मैंने जब पीएसपी में इस हवाले से बात की तो वहाँ मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इस हवाले से तो अब तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम साथ बैठे ही नहीं है। जब साथ बैठेंगे तो इस पे बात होगी। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी जमात इस बात पे इत्तेफाक कर जाएगी कि मदर पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान रहेगी और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रहेंगे? शहजाद भाई, बात इस वक्त पार्टियों से आगे निकल चुकी है। मैंने जैसे कहा ना कि कराची के लोगों का दर्द जो है वो इतना शदीद है और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला भी कोई नहीं है, और जो हैं भी उनके पास इख्तियार नहीं है। कराची को गरीब समझकर अरबाब इख्तियार मुंह नहीं लगा रहे, वो उनकी उस हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं और भी कहा था, आज आपके पास भी कह रहा हूँ जी, कि इक़्तिदार में जो हिस्सा होता है वो ताकत की बुनियाद पर होता है, और जब आपके पास ताकत ना हो तो फिर सिर्फ आपको बख्शिश मिलती है। तो कराची और कराची वाले और कराची के शहरी इस वक्त बख्शिश पे गुजारा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कराची के रोड रास्ते जिस तरह टूट चुके हैं, हाँ, और जिस तरह कराची वालों के दिल टूट चुके हैं। अरबाब इख्तियार किसको कह रहे हैं? आप खुद गवर्नर हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, अभी से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी थी। तो फिर जब आप कहते हैं कि अरबाब इख्तियार ने बेहाल छोड़ दिया है, किसकी तरफ इशारा है आपका? शहबाज शरीफ की तरफ है, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर है, इस्टेब्लिशमेंट पर है? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरबाब इख्तियार कौन है फिर? देखें, मेरा ताल्लुक़ क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान से है और उन्होंने ही मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन आप ख़ुद देख लें कि एक एग्रीमेंट जिसको तमाम ही सियासी पार्टियों ने साइन किया, और एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त मेरे गवर्नर बनने के बाद जब आए तो उन्होंने वो एग्रीमेंट सामने रखा, और उसमें उन्होंने कहा कि इसकी तकरीबन जो शिक्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है। और जब मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब से और बिलावल साहब से बात करके इस पर कोई ना कोई हल निकालते हैं, लेकिन अभी तक वो एग्रीमेंट हवा में है और घूम रहा है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ तय हो चुका, जो कुछ लिखा जा चुका है, जब उस पर भी अमल नहीं हो रहा तो फिर मैं क्या ये ना कहूँ कि बेख्तियार हैं और गरीब हैं इसलिए कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो कामरान साहब, ये जो बात आप करें बड़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये वार्निंग दे दी है पीपल्स पार्टी को कि जो बल्दियाती इंतखाबात हमने लड़ने हैं, अब हमने फैसला करना होगा कि क्या वो हुकूमती इत्तेहाद में रहते हुए लड़ें या अलहदा होकर लड़ें। लेकिन मैं इस पर आपसे आके सवाल करता हूं क्योंकि मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से आपसे बात कर रहा था कि क्या वो एग्री कर जाएंगे। उसका कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट ये कि 2017 में वो इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। मैं चाहूंगा ये आप उनका क्लिप सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उनकी राय अब बदल गई है। जी, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन जो एक ही है, ये एमक्यूएम का नाम चाहे वो लंदन हो पाकिस्तान हो, जब तक चलेगा मासूम नौजवानों का खून नहीं रुकेगा। ये मुतालबा हुकूमत से कि इस एमक्यूएम नाम की चीज को जिसके नाम के साथ ये एमक्यूएम का टैग लगा हुआ है, मैंने उसको अल्ताफ हुसैनी समझना है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो लंदन हो, इसलिए कि ये फैसिलिटेटर हैं, तखरीबकारों के, दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। इसको, इस एमक्यूएम के नाम को हर हाल में खत्म होना है, इस मुल्क के अंदर खत्म होना है। जिसके नाम के साथ एमक्यूएम जुड़ा हुआ है वो हम उसके साथ कभी भी नहीं खड़े हो सकते। एमक्यूएम का वर्ड जो है वो लोगों की जाने ले रहा है।
जी, तो कामरान टिसोरी साहब, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख्यालात थे जब लास्ट टाइम मर्जर की कोशिश हुई और नाकाम हो गई, उसके बाद के बयानात हैं, तो इस राय में कोई तब्दीली नजर आई जब आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब से इतनी सारी मुलाकातें की उसमें? देखें, जब मकसद बड़ा हो और उस मकसद के सामने वो लोग हों जो मजबूर भी हों, बेबस भी हों और बेसहारा भी हो जाएं, तो फिर ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं जो हमने कहीं, जो उन्होंने कहीं। अब तो मकसद इतना बड़ा है कि इन बातों की कोई ना माने है ना और कोई हकीकत है, और ना ही हमने इन सब बातों की तरफ पीछे मुड़ के देखना है, ना इनको डिस्कस करना है, ना इनका जवाब देना है। क्योंकि मुस्तफ़ा भाई और फ़ारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के तमाम लोग जी ये बात समझ गए हैं और जान गए हैं कि हमें सिर्फ वादों के साथ रखा गया, और शहर कराची के वो लोग जिनके घर में गैस नहीं आती, जिनके घरों में बिजली नहीं आती, कराची में समंदर है लेकिन पीने का साफ़ पानी नहीं आता, सेवरेज लाइनें टूटी पड़ी हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, स्ट्रीट क्राइम, एक मोबाइल छीनने के नाम पर माओं की कोख उजाड़ दी जाती है। यकीनन ये तमाम मसाइल है, लेकिन तो नौकरियां नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की राय बदली है? मैं तो समझता हूं कि राय ही नहीं बल्कि उनको ये समझ आ गया है कि हमें अब इस शहर और इस मुल्क को और इस सूबे को सही अब हमने ऑन करना है और हम ही चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। एक कंसर्न तो है लोगों का, और होना भी चाहिए तारीख देखते हुए, कि जब भी MQM पाकिस्तान मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है, चाहे वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हो, उससे पहले एक ऑपरेशन हुआ, तो कराची शहर में मिलिटेंसी भी बढ़ गई है, और MQM पाकिस्तान तो खुद कहती है हमारा एक मिलिटेंट विंग था जिसको हम अलहदा कर चुके हैं। तो कामरान साहब, आप इस बात पर आपको यकीन है कोई चेक एंड बैलेंस होंगे कि दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि MQM पाकिस्तान के स्ट्रांग होने से कराची वालों का नुकसान हो, कराची में मिलिटेंसी बढ़े? क्या इस बात का ख्याल रखा जाएगा? अरबाब इख्तियार जो हैं ख़ास तौर पे, क्या वो इस पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि हालात पहले वाले ना हो जाएं? सियासी एक्टिविटी वो खुल के करें, उनको आज़ादी होनी चाहिए हर पार्टी की तरह, लेकिन मिलिटेंसी नहीं होगी शहर में दोबारा। देखें, अब तो MQM पाकिस्तान में सिर्फ एक ही विंग है और वो है अवामी विंग, अवाम का विंग और अवाम के लिए काम करने का अज़्म। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले हालात और 2023 में हम कराची को डेवलप होता हुआ देखेंगे, और अब अभी से उसमें काम शुरू हो चुका है। MQM पाकिस्तान का स्लॉट था कराची का एडमिनिस्ट्रेटर और DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर। जिस दिन से वो नोटिफिकेशन हुआ है, कराची में दिन रात तरक्याती काम और कराची ग्रीन और क्लीन होना शुरू हो गया है। और तो उम्मीद करते हैं और भी हो, लेकिन कामरान साहब, मेरा सवाल यह है कि मिलिटेंसी शहर में वापस नहीं आएगी, इस बात पर सबका इत्तेफाक है, खास तौर पे जो ऑब्वियसली रियल पावर्स हैं इस मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है मिलिटेंसी कराची से ख़त्म करने में। वो भी कह रहे हैं कि आप यूनाइट होना चाहें हो जाएं, लेकिन मिलिटेंसी वापस नहीं आने देंगे, ये तय है बात। जी देखें, हमारी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, रेंजर्स की कुर्बानी है इस शहर में, पुलिस की शहादतें हुई हैं, बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन के अंदर मिसिंग पर्सन भी हो गए और आज तक मिसिंग है, लेकिन हमारी फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी रायगा नहीं जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि हम बड़ी समझदारी से इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, अदब का गहवारा बनाने के लिए, जो इस शहर की मिरास हुआ करती थी, वो कलम जिससे इस शहर का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर था और शहर के बासी इस पूरे मुल्क की मईशत चलाने में किरदार अदा करते थे, आपको वही कराची, उम्मीद करते हैं वैसा ही हो, के लोग अब दोबारा से नजर आएगा। फितरा जमा करना ज़बरदस्ती, खालें जमा करना ज़बरदस्ती, भत्ताखोरी, अल्लाह करे ये शहर में वापस ना आए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बात की और आपने भी अभी भाई जी इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं जी। इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही जमात सबको नज़र आती है, बाकी बहुत कुछ जमा कर रहे हैं और वो इतना जमा कर रहे हैं कि उनको शायद फितरे और खालों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो कौन सी जमात है? वो आपके सामने ही है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, सभी जानते हैं।
लेकिन नज़र सिर्फ MQM पाकिस्तान आती है। आप अगर कराची की बात कर रहे हैं तो वो उसी जमात की बात कर रहे हैं जो इक़्तिदार में है, जिसकी जो हुकूमत में है सिंध में? नहीं, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध सियासी बात नहीं करूँगा। मेरा जो अल्लाह ने मनसब दिया है, मेरे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं सूबा सिंध का गवर्नर हूँ। मैं सिर्फ एक इखलाकी राय दे रहा हूँ कि क्योंकि मेरी जमात MQM पाकिस्तान है और उसी ने मुझे नॉमिनेट किया है, तो आपने जब बात की तो मैंने उसका एक आपको जवाब दे दिया फितरा और ज़कात पर। सही। मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी वो बात की है कि जो मुआहदा हमसे किया था पूरा नहीं हो रहा। क्या पीपल्स पार्टी ने ये मोहब्बत और यकीन से किया था और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा है कि आपने अपना नुमाइंदा भेजा और इस मसले को हल करा, आपने गारंटी ली थी। जरा सुनिए क्या कहा था खालिद साहब ने। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले असर 9 हल्का बंदियां की जाए। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। जी कामरान साहब, ये आज उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन हो 15 तारीख से पहले। अगर ऐसा होता है डीलिमिटेशन तो फिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैदराबाद और कराची डिवीजन में होने वो डिले हो जाएंगे। तो क्या इस वक्त हो क्या रहा है? पीपल्स पार्टी मान नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो खुद इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर रही है कि MQM की रिक्वेस्ट है कि डीलिमिटेशन हो, लिहाजा इलेक्शन मौखर किए जाएं। ये कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? और सुना है कि याद सादिक साहब भी आ रहे हैं अब इस पर बात करने के लिए, जो वफाक ने गारंटी दी थी इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें MQM पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास है। वो और उनकी राब्ता कमेटी गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने ये तमाम बातें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं वो मेरे साथ डिस्कस की। और उसके बाद मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी बुलाकर ये सारी जो खदशात MQM पाकिस्तान के दोस्तों के थे वो सामने रखे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को हल कर लिया जाए और ये मीडिया की ज़ीनत ना बने और फिर एक दफ़ा इंतशार की सूरत की तरफ ना जाए। और यही दरख्वास्त मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को की है कि इस पर जल्द अज जल्द कोई ना कोई लाहेमल बनाकर MQM के दोस्तों को मुतमईन किया जाए। मैं समझता हूँ कि अभी तक पीपल्स पार्टी के दोस्तों के कोर्ट में ये बॉल पड़ी है और उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। मामला सिर्फ डीलिमिटेशन का है या कोई और भी है? देखिए, डीलिमिटेशन के साथ साथ 140A जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन थी MQM के दोस्तों की, उसमें एक ऑर्डर था और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होना था। वहाँ उस एग्रीमेंट का ये हिस्सा है और इसके साथ साथ एग्रीमेंट के अंदर मिसिंग पर्सन और MQM के दफातर और MQM के कराची में जो बल्दियाती इदारे हैं उसका इनपावर होना। सही। तो ये सारे जो मामलात और नुकात हैं वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं जिस पर सब ने दस्तखत किए हैं। तो MQM वैसे क्या खालिद साहब और उनकी जमात जो है अमल दरामद होना चाहिए, संजीदगी से सोच रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो MQM इस्तेमाल कर रही है? देखें, गवर्नर का मर्तबा मिलने से पहले तक तो मैं इस पर कोई सियासी बात आपको कर सकता, लेकिन आज मैं क्योंकि वफाक का नुमाइंदा हूँ और तमाम सूबे का सियासी जमातों का भी गवर्नर हूँ, तो ये तो सियासी बात है, इसका फ़ैसला डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने करना है। ठीक। लेकिन मेरा मशवरा पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और MQM के दोस्तों को यही होगा कि कोई भी हतमी फ़ैसला करने से पहले एक दफ़ा फिर आपस में बैठें और तमाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लें। एक आखिरी सवाल कामरान साहब, मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल, अगर 15 तारीख को इलेक्शन होते हैं तो क्या उस वक्त तक ये तमाम धड़े एक हो जाएंगे और क्या बल्दियाती इलेक्शन साथ मिलकर लड़ेगी MQM पाकिस्तान फिर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो बातचीत मेरी तमाम लोगों से हुई है जी, उसमें मैं नहीं समझता कि फ़र्दर कोई किसी किस्म का डिले होगा। अब ये तीनों पर मुनसर है कि वो ये फ़ैसला जो हो चुका है आपस में साथ चलने का,
और उस पर कल से इम्प्लीमेंट कर लें या हफ्ते बाद करें या इलेक्शन के बाद करें, या उन्हीं लोगों पे मुनसर है। मैंने अपने हिस्से का काम जो था कि सबको एक टेबल पर बिठाऊं और एक दूसरे के अंदर जो गलतफहमियां हैं, एक दूसरे के लिए जो नफ़रतें हैं, उसको ख़त्म करूं। सही। तो बल्कि मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा 1-2 रोज़ में MQM हकीकी के आफाक अहमद साहब से भी मुलाकात करूं और उनकी भी राय सुनूं कि वो क्या चाहते हैं कराची के लिए, और अगर उनके ख़यालात भी बाकी लोगों की तरह कराची को ठीक करके कराची में जो मसाइल हैं उनको एक टेबल पर ला के एक ताकत के साथ उसको हल करवाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो एक पेज पर आकर बड़े बहुत ही एक्टिव आप हैं इस वक्त। और आज आपकी पंजाब में, आप लाहौर में हैं, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब से भी आपकी बातचीत हुई है और आपने आप कहा है कि फिर आप उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ बैठ कर डिसाइड करेंगे और बात करेंगे मुल्क कैसे चलाना है। मतलब परवेज़ इलाही साहब से पंजाब में मुलाकात करना, उनसे बात करना, इसका क्या मकसद है? मदर पार्टी आप दोनों की एक ही है, ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए, वो भी आवाम से वोट लेकर बरसर इक़्तिदार हैं और हम भी अवामी पार्टी का सिस्टम चलाते हैं। मेरी यहाँ आज गवर्नर पंजाब के साथ भी एक तवील मुलाकात हुई है और हमने खाना भी साथ खाया, और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के उन सूबों के लिए जो माशी बहरान में फंसे हुए हैं, एक तवील बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है और उनके पूरे ख़ानदान के साथ मेरा बड़ा पुराना दीरीना ताल्लुक़ है। और अगर मैं कहीं किसी भी चीज़ में अफ़ाम व तफ़हीम के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर सका तो मैं ज़रूर इस पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। सही, क्योंकि लाहौर में वैसे इमरान खान साहब भी मौजूद है। उन्होंने आज फिर कहा है, जो आप कह रहे हैं ना कि हालात ऐसे हैं, वक्त का तकाजा है कि MQM को यूनाइट होना पड़ेगा तमाम उनके धड़ों को। इमरान खान ने आज भी ये कहा है कि मकसद जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट बैंक तोड़ना है, उनको हराना है, तो इसलिए MQM को यूनाइट किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये उन्होंने आज फिर कहा है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब को जितवाने के लिए MQM को तोड़ा गया तो फिर ये कैसा सवाल है? नहीं, ये बड़ा वैलिड सवाल है। तो फिर इसका मेरी तरफ से सवाल ये होगा कि जो गलतियां पहले वफाक में हुई उनको रिवर्स किया जा रहा है, तो जो MQM को तोड़ने वाली गलती थी क्या उसको भी रिवर्स किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखें, उस वक्त अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया 2018 में तो बड़ा गलत किया, क्योंकि MQM पाकिस्तान का मैंडेट छीन कर एक ऐसी पार्टी को दिलाया गया जिसने 3.5-4 साल में कराची में एक धेले का काम नहीं किया, बल्कि कराची 3.5 सालों में टूट फूट गया है। सही। और मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब वो जो उस वक्त किया तो गलत किया, तो अब वो अपनी गलती को अंडू कर रहे हैं और इसीलिए आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली और बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के इदारों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो सियासत में बोल रहे हैं और ना ही हमें पता है कि इस वक्त कौन क्या देख रहा है। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूँ कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरे इस मनसब का नोटिफिकेशन हुआ और उसी दिन मैंने अहद किया था और ये सोचा कि अल्लाह ने कोई काम लेना है तो मुझे पहला काम यही नज़र आया कि मैं सब साथियों को जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ूं, उनमें जो नफाक है उसको इत्तेफाक में बदल दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नर कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसील से इन्होंने बात की और कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि अगर 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे तो हो सकता है कि MQM के तमाम धड़े एक होकर वो इंतखाबात लड़ें। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में माशी बेयकीनी में इजाफा हो रहा है और इन मुश्किलात से जान छुड़ाने का कोई वाज़ेह हल, पॉलिसी सिमत या पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही। हमने कल अपने प्रोग्राम में तफसील से बताया था कि भारत ने आज से तकरीबन 31 साल पहले इससे बदतर हालात से कैसे जान छुड़ाई। 1991 में भारत को भी डिफॉल्ट के खतरे का सामना था। भारत के पास एक हफ्ते से कम के भी तेल दरामद करने के डॉलर्स बचे थे। दोस्त ममालिक भारत को कर्ज देने से भाग रहे थे। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने
भारत की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग गिरा दी थी और भारत माशी तौर पे इतना बेबस हो चुका था कि उसे अपने खजाने में रखा हजारों टन सोना छुप छुपाकर गिरवी रखना पड़ा था। और उस वक्त सिर्फ माशी बहरान नहीं था जो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था, बल्कि सियासी बहरान उससे बढ़कर था। दिसंबर 1989 से जून 1991 के कलील अरसे में 3 वज़ीर आज़म आ चुके थे और जा चुके थे। एक वज़ीर आज़म वीपी सिंह का तहरीक अदम एतमाद के जरिए धड़न तख्ता हुआ था। वज़ीर आज़म चंद्रशेखर को सिर्फ 7 माह ओहदे पर रहने के बाद मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को इलेक्शन मुहिम में कत्ल किया गया था। और इसके बाद भी नरसिम्हा राव की जो इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, वो भारतीय तारीख की एक कमज़ोर तरीन और अक़लियती हुकूमत थी। मगर उस हुकूमत ने ना ही अपनी मकबूलियत खोने की परवाह की, ना ही मिसाके मईशत का इंतजार किया, बल्कि ऐसे माशी रिफॉर्म्स करने का फैसला किया जो इंतहाई गैर मकबूल फैसले समझे जाते थे। उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव और वज़ीर ख़जाना मनमोहन सिंह ने मुल्क की माशी सिमत को 180 डिग्री तब्दील किया, मईशत को सोशलिस्ट असूलों से निकाल कर लिबरलाइज किया। अहम बात यह कि आज माशी हालात को लेकर जितना दबाव हमारी हुकूमत पर है, इससे कहीं ज़्यादा मनमोहन सिंह पर था। उस दबाव की वजह से मनमोहन सिंह ने 2 बार इस्तीफ़ा देने की पेशकश भी की और नरसिम्हा राव की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आई, मगर वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव सियासी दबाव बर्दाश्त करते रहे और गैर मकबूल फैसले करते रहे। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान को भारत की तरह अपनी पॉलिसी में 180 डिग्री की तब्दीली लाने का चैलेंज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही सोशलिज्म से आज़ाद है। पाकिस्तान में पहले ही आज़ादाना कारोबार और निजी सतह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इजाज़त है। पाकिस्तान को सिर्फ कुछ मामलात में पॉलिटिकल विल दिखाने की ज़रूरत है और मुस्तकिल पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। IMF वैसे तो किसी भी मुल्क के लिए लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करना वाहिद हल समझा जाता है। हम अब तक 22 बार IMF के पास जा चुके हैं, मगर आज तक माशी रिफॉर्म्स नहीं कर सके और कुछ माशी रिफॉर्म्स अब ऐसे हैं जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं। मुल्क में आने वाली कई हुकूमतें मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन वो ये करने में नाकाम रहे। हमें इस बात का इदराक तो ज़रूर है कि एक फ़र्द इंडस्ट्री, होलसेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ज़राअत से वाबस्ता लोगों को बराबर टैक्स देना है, मगर आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम रिटेलर्स और ज़राअत के शोबे से उनके मुनाफे पर टैक्स हासिल कर सकें। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि हुकूमत कारोबार से दूर रहेगी, यानी इदारों की निजकारी की जाएगी या नहीं, जबकि हमें पता है कि ये सरकारी कंपनियां सालाना अरबों रुपए का नुकसान करती हैं। मगर इसके बावजूद हम अब तक बड़े बड़े सफ़ेद हाथियों की निजकारी करने में नाकाम रहे। हम अब तक इस बारे में कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बना सके हैं कि इस मुल्क में अब जनरल सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, यानी हुकूमत महंगी गैस या बिजली बनाकर या ख़रीद कर सस्ती नहीं बेचेगी। इसके अलावा मुल्क में तकरीबन हर माशी माहिर और वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि NFC अवार्ड की मौजूदा फार्मूले के तहत मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, जहाँ सूबों को वसाइल मुंतकिल करने के बाद वफाक के पास वसाइल ही नहीं बचते कि वो कर्ज की अदायगी कर सकें, दिफाई बजट बर्दाश्त कर सकें, तरक्याती मंसूबे पर पैसा खर्च कर सकें और सूबों की सब्सिडी बर्दाश्त कर सकें। यहाँ हर हुकूमत कहती है कि एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी लाएंगे, लेकिन हमने कभी भी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुस्तकिल पॉलिसी नहीं देखी है। कभी एक्सपोर्ट सेक्टर को मरात और छूट दी जाती है तो कभी वो मरात उनसे वापस ले ली जाती है, जबकि हमारे सामने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने एक मुस्तकिल एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाकर दिखाया है। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को ये तमाम रिफॉर्म्स करने में क्या रुकावटें हैं, हुकूमतें ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं। इसके लिए दलील ये दी जाती है कि हुकूमत को सिर्फ माशी पॉलिसी के बजाय पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी देखना होता है। कहा जाता है कि आवाम पर कितना बोझ डाला जाए, निजकारी से बेरोजगारी का खतरा है, रुपए की कदर गिराने से महंगाई में इजाफा होगा। मगर हकीकत यह है कि ये दलील वक्ती तौर पर तो काम करती है, आवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, मगर लॉन्ग टर्म में इन पॉलिसीज़ का पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। वक्ती माशी रिलीफ देने के चक्कर में मुल्क इस वक्त कर्जों में डूब गया है और कर्ज अदायगी की सूरत में अवाम के जेब पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले चंद सालों से रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, जिसके अवाम पर ज्यादा भयानक असरात पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अब यह फैसला करना होगा कि अवाम को वक्ती रिलीफ देने पर ही सरमाया खर्च करते रहें या मईशत का मुस्तकिल इलाज करें। अहम बात यह है कि इन तमाम बातों पर, इन तमाम पॉलिसी पर सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि ये इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो मकबूल फैसले करके सियासी सरमाया बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और माशी रिफॉर्म से ज़्यादा अगले इलेक्शन की तैयारियों पर वक्त और सरमाया ज़ाया किया जाता है।
इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यूसुफ नज़र साहब, क्या वजह है कि हमने देखा इंडिया ने बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट किया 1991 में, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, उन्होंने अपने मुल्क को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के पास चाहे कोई भी हुकूमत आए एक ही हल होता है, या IMF के पास चले जाएं या दोस्त ममालिक पैसे दे दें। क्यों हम ये रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग अब तक नहीं कर पाए हैं? शुक्रिया, आपने सही कहा। इससे पहले मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं जो आपने इंडिया के मुतालिक बात की। मैं कुछ हकायक शेयर करना चाहूंगा आपसे भी और आपके जो नाजरीन हैं। 25 साल पहले पाकिस्तान का जो GDP पर कैपिटा था वो इंडिया के मुकाबले में 46% हाई था, अब वो 20% से कम है। पिछले 25 साल में इंडिया की जो GDP पर कैपिटा एनुअल ग्रोथ है वो पाकिस्तान की ग्रोथ से दुगने से भी ज्यादा है। 25 साल पहले इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स टू GDP रेशो था वो 10% था, अब वो 21% है, यानी वो डबल हो गया है। जबकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स टू GDP जो इंडिया के मुकाबले में 1997 में 60% हायर था, अब 40% जो है इंडिया से कम है, लेकिन 10% है। इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ 44 बिलियन थी, जबकि पाकिस्तान की 16 बिलियन थी। अब इंडिया के एक्सपोर्ट जो हैं वो 670 बिलियन डॉलर्स हैं, पाकिस्तान की सिर्फ 30 बिलियन है। यानी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 20 गुना से भी ज्यादा है। इंडिया के रिजर्व जो हैं वो 550 बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे 6 बिलियन से भी कम है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1% से भी कम है, जबकि हमारी नियरली 2% है। आखिर हमें इन सवालात के जवाबात के लिए ये देखना पड़ेगा कि इंडिया ने आखिर ऐसा क्या किया। ये कहा जाता है कि इस वक्त मुश्किल वक्त है, हम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। ये बात जो है नावाकफियत की दलील है, इसलिए कि चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इथियोपिया हो, चाहे वो इंडिया हो, उन्होंने इस्लाहात उसी वक्त की थी जब उनको बुहरान का सामना करना पड़ा था। हमें करना यह है इस वक्त, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात नहीं कर रहा, कर्जा लेना आसान है, डेट रीशेड्यूलिंग भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पे हमें 2 चीजें करनी होंगी। वो ये कि हमें अपनी जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। हमें कैपिटल गुड्स को लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए टैरिफ्स को मजीद कम करना पड़ेगा। हमें जो प्राइवेटाइजेशन जो है उसको बहुत सीरियसली आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमें सबसे बड़ी बात ये, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी स्टेट जो है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, और स्टेट्स में मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करता हूं, हमारी स्टेट फेल हो गई है। अगर जब तक हम ये नहीं मानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि आगे बढ़ने के लिए ये मानना जरूरी है कि हमने ऐसी क्या गलतियां की हैं जो हमें खत्म करनी चाहिए। तो मसला यही है कि आपने कहा कि जी पॉलिटिकल विल की बात है। देखिए, सारी बात पॉलिटिकल विल की नहीं है। पॉलिटिकल विल हो भी जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है वो कैपेसिटी का। आपने मनमोहन सिंह की बात की। मनमोहन सिंह जो थे ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया था और उनकी जो डॉक्टरेट की थीसिस थी वो इंडिया की एक्सपोर्ट्स पॉलिसी पे थी। ये बड़ी अहम बात है यूसुफ रज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल विल से मामला हल नहीं होगा। एक लम्हे के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बड़ी फजूल सी बात है कि टेक्नोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस, देखिए आप चाहे, मैं आपको बहुत सारी मिसालें गिनवा सकता हूं, हर जगह पॉलिटिशियंस ने टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन महज टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आंसर नहीं है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ इक़्तिदार में लोग हैं जिनके पास ताकत है, वो बैंकर्स को और अकाउंटेंट्स को टेक्नोक्रेट समझते हैं। माफ कीजिएगा, बैंकर्स और अकाउंटेंट्स टेक्नोक्रेट्स नहीं होते। मैं कहूंगा कि हमें कंसल्ट करना चाहिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट से, इकोनॉमिस्ट से, वो लोग जो वाकई इंटरनेशनल ट्रेड पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, हम उनसे बात करें। एक प्रॉब्लम यह है कि हम गलत लोगों से बात करते हैं। हमसे मेरी मुराद वो लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है। तो ये एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे। और अभी जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त जो IMF की बात हो रही है, ये देख लीजिए वक्त बताएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त डेट रीशेड्यूलिंग जो है वो इनएविटेबल हो गई है।
आपके वजीर खजाना ने 4 हफ्ते पहले कहा था कि 2 हफ्ते में 3 अरब डॉलर जो है किसी मुल्क से आ जाएंगे। अब 4 हफ्ते गुजर गए हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। इससे सवाल पैदा होता है क्रेडिबिलिटी के मुतालिक। तो हमारी क्रेडिबिलिटी कमजोर है, और जब तक हम क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर नहीं करेंगे, और क्रेडिबिलिटी जो है वो खाली पॉलिटिकल विल से नहीं आती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि कैपेसिटी का भी मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2022 पाकिस्तानी सियासत के लिए हंगामा खेज साबित हुआ है, और पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें सियासी गैर यकीनी में मज़ीद इजाफा हुआ। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि सियासी गैर यकीनी इस साल भरपूर थी, लेकिन ये बताइएगा कि जो एक कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने जो अपना रोल था उसको तब्दील किया, वो ए पॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया। तमाम चीज़ें जो गलतियां माजी में की गई थी उनको रिवर्स करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी, जो कैलकुलेशन थी कि एक सियासी इस्तेकाम शायद आ जाए, वो इस्तेकाम नज़र क्यों नहीं आया पाकिस्तान की सियासत में? पहली बात तो मेरा ख्याल शहजाद ये कहना चाहिए कि वो इमरान खान की तरफ न्यूट्रल हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए। लेकिन ये कहना शायद थोड़ा सा ज़्यादा एम्बिशियस है कि वो ए पॉलिटिकल हो गए। कई बार एक्शन ना लेना भी एक पॉलिटिकल चॉइस होती है। सर्टन एक्शंस, जितना एक्शन लेना मैटर करता है उतना ही। तो मेरा ख्याल है उस हद तक वो न्यूट्रल हुए हैं कि इमरान खान साहब की बातों पे अमल करना छोड़ दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि डिलिबरेटली हैं, मजबूरी भी है, इतनी जल्दी वो डिटैच नहीं हो सकते, और ये भी बड़ा डिग्रीज में होगा अगर हुआ तो। दूसरी बात यह है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इकोनॉमिक ये कोई मिरेकल्स कर लेंगी नई गवर्नमेंट, वो नहीं हुई। एक बात बड़ी क्लियर है कि जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी शहजाद, तो एक गुफ्तगू हुई थी प्राइम मिनिस्टर में और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, और उसमें जब उन्होंने इनसे पूछा था कि क्या प्लान है, तो इन्होंने खुद उनको कहा कि हमारा है कि कोई 4 से 6 हफ्ते में मैक्स हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। फिर क्या हुआ, क्यों ये फंस गए, क्यों लंबा हुआ, उसके काफ़ी ज़्यादा अवामिल हैं। एक तो पहले इनका टाइम स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड कि खान साहब इतना बड़ा रिवाइवल उनका आएगा, और एवरीबडी थॉट ही वाज डन एंड डस्टेड, और बस अब बहुत अनपॉपुलर गवर्नमेंट हुई है, इस्टेब्लिशमेंट भी हट गई है, तो अब तो इट्स गेम ओवर। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने बड़ा रिवाइवल किया। शायद ये फंस गए उसमें, लाइक ए डेयर इन हेडलाइट्स। इनको समझ नहीं है कि अगर अभी हम छोड़ते हैं तो इलेक्शन में चले गए तो वेव चल पड़ी है, हम हार जाएंगे। फिर जब 4-6 हफ्ते गुजर गए तो फिर IMF के फैसले सख्त भी लेने की जरूरत थी। somebody had to take those decisions. So I think ये 2-3 ऐसे अवामिल हुए ऊपर नीचे, जिसकी वजह से ये अब तो मालिक साहब, अब आपको लगता है कैलेंडर बदल जाने से क्या सियासी हालात भी बदल जाएंगे, या 2023 भी आप पॉलिटिकल टर्मोइल का साल देख रहे हैं? नहीं, बहुत टर्मोइल का साल है। इनफैक्ट अगर 2022 वाज ऑल अबाउट इमरान खान, तो 2023 विल बी ऑल अबाउट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इसके साथ। देखिए, इससे ज़्यादा एक चीज़ तो क्लियर है, गवर्नमेंट तो वही चाहिए जिसके पास 5 साल हों अब मैंडेट के, ताकि वो 2-3 साल बुरी खबरें दे, हमें रगड़े खाए, लेकिन एक स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये लोग अफोर्ड नहीं करते इस वक्त इलेक्शन में जाना, इमरान खान पीछे हटना अफोर्ड नहीं करते। ये हो ही नहीं सकता कि फौज की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाए। आप सिंध में देख लें, 2018 में PA इमरान खान साहब को जताना था कराची में, तो MQM तुड़वा दी गई। अब अगर इमरान खान को हराना है कराची में, तो MQM जुड़वाई जा रही है। सो अगर कोई मुझे ये कहे, फिर टिसोरी साहब जब लगे गवर्नर, तो सबको पता है टिसोरी साहब कहाँ से आए थे, सबको पता है टिसोरी साहब की, डिस्पाइट खुद MQM वाले नहीं चाहते थे यार, बल्क उनका कि टिसोरी साहब आए, वो आगे अब वही जोड़ रहे हैं। तो जब आपने 21 सीटों की गेम वहाँ पे चल रही हो, पहले तोड़ा गया, अब जोड़ा जा रहा है, तो अब टुकड़ों में देख रहे हैं। और जब इनसे आप बात करें किसी से इन्फॉर्म लोगों से, तो वो कहते हैं अब ये देखिए कि हमें पता है खान साहब को एक झटके में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।